अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 13। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है थोड़ा बेसिक्स देखी थी नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स के हिसाब से कि कैसे जो है इस तरह के सिस्टम को यूटिलाइज़ करना है। और उससे रिलेटेड ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स करवाई गई थी, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी कि क्यों इस पॉइंट के ऊपर अगर हम सुपर नोड ना कंसिडर करें तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन जो है ख़ास तौर पे अभी मैं आगे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना एक स्टार्ट कराता हूँ। तो ये एग्जांपल जो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जी नोड वोल्टेजेस V1 और V2 हमसे पूछी गई हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक अदद ना वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। अब वोल्टेज सोर्स की वजह से क्या हो रहा है कि जी इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से कितना करंट जा रहा है, हमें इन नोड्स के ऊपर तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे। लेकिन बेसिकली जो है ना इस पॉइंट के ऊपर जो है हमें कितना करंट इधर को मूव कर रहा है, कितना अगली तरफ को जा रहा है, ये चीज़ हमें पता नहीं है। इधर फर्दर मैं वैसे एक ये भी एक चीज़ बनती है कि अगर आप खाली इस चीज़ को सुपर नोड ही कंसिडर कर लें तो भी काम आमतौर पे चल सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जी इस नोड के ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये एलिमेंट भी लगा है, तो इसलिए आपको जो है वो रजिस्टर भी इसके अंदर उन दो नोड्स के दरमियान में जो भी डायरेक्ट एलिमेंट्स लगे हैं जिनका और किसी नोड की तरफ कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको जब हम सुपर नोड यहाँ पे कंसिडर करते हैं, दोबारा एक दफ़ा बना लेते हैं ये मैं थोड़ा इस तरह करके, तो हमारे पास फिर क्या चीज़ आ जाती है कि जी हमने लेबल कर दिया ये V1 है, ये V2 है। तो यहाँ पे जो करंट है ये हमारे पास जो है V1/2 एक करंट आ रहा है। इधर लेट से डाउनवर्ड साइड की तरफ जो है V2/4 एम्पेयर आ रहा है। और इन साइड्स के ऊपर तो ये हमारे पास करंट सोर्स पहले ही लगा हुआ है। तो इसके बाद जब हम इस सुपर नोड के ऊपर अपना जो है KCL लगाते हैं, टोटल करंट्स कितने हैं जो इनवर्ड मूव कर रहे हैं, 2 एम्पेयर ये लिखा हुआ है। ये करंट हमारे पास है V1-0/2, फिर हमारे पास है V2-0/4, फिर हमारे पास है यहाँ पर से 7 एम्पेयर। ठीक है, ये आ गया। इसको हम लेट से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और क्या हम कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फाइन। तो 7 हमारे पास अच्छा 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ 8 हो गई, ये 2V1 हो गया, ये हमारे पास V2 हो गया 28। इसको 4 से करने के बाद उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं जी V2 किसके बराबर इज़ इक्वल टू -20 -V1। पर ये लिखने की बजाय बेहतर यही रहता है कि अगर हम इसको लिख देते 20V1 प्लस सिंगल V2 इज़ इक्वल टू -20। अगर मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है तो उस केस में ये चीज़ ठीक थी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, और जब सुपर नोड बन जाता है तो इसके अलावा और कोई नोड हमें नज़र नहीं आता, तो ये वाहिद इक्वेशन जो हमारे पास निकलेगी, ठीक है, ये वाली। तो उसके बाद क्या करना है, हमने ये जो सुपर नोड था इसके अंदर हमने सिर्फ अंदर वाले पोर्शन सारे बना लिए, और वहाँ पे अब हमने जो है ना इन नोड्स के दरमियान में KVL जो है अप्लाई करना है। तो अब इस नोड के अक्रॉस हमें, इन नोड्स के अक्रॉस KVL अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है, साइन हम लिख लेते हैं ना, हमने ये प्लस माइनस इस तरह करके ना कंसिडर किया था, तो वही प्लस माइनस यहाँ पे साइन डाले हुए हैं। तो उसकी बेस के ऊपर हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी ये आ गया -V1, फिर ये इसका भी माइनस साइन पहले आ रहा है, इसका माइनस साइन है, इसका प्लस साइन है, ये लूप की डायरेक्शन में देखें, -V1 -2 प्लस V2 इक्वल टू ज़ीरो, जिसको हम अगर प्रॉपरली लिखना चाहें तो -V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 2। ये इधर कहीं लिखा होगा, या V2 इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। तो ये लिख दिया, और इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है,
कि जी इधर से लेट से V2 की वैल्यू निकाली, पहले वाले के अंदर से भी V2 की वैल्यू निकाल ली, तो V1 प्लस V2 इधर प्लेस कर दिया। मेन हमारे पास क्योंकि दो रिलेशन अब आ गए हैं ना, तो हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चीज़ आ जाती है, इसके अंदर जब प्लेस कर देते हैं V2 की जगह तो और सॉल्व करते हैं तो आ जाता है V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू -20 माइनस 2V1। इसमें से इसको अगली तरफ ले गए तो 3V1 प्लस 2 को अगली तरफ -22, तो V1 की वैल्यू आ गई -7.33 वोल्ट। और जो हमारे पास V2 है वो है V1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -5.33 वोल्ट्स। तो हमने इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारे पास दोनों जो हैं वैल्यूज़ जो हैं आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आया है ये केस जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इस केस में हम लोग फिर क्या करेंगे, अब पहले इस सर्किट में देखेंगे कि हमारे पास सुपर नोड या कोई ऐसी चीज़ क्या बन रही है। अच्छा, अब करंटली हमारे पास इधर जो है ना, कोई हमें नहीं बताया गया रेफरेंस क्या है, तो ये आपके ऊपर है रेफरेंस क्या चूज़ करते हैं। मैं चाहूँ तो जो इस तरीके से रेफरेंस चूज़ करके भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर इस तरह से रेफरेंस करके सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो है मोस्ट प्रोबेबली और भी ज़्यादा एक ये नोड बन जाता है, ठीक है जी, एक ये नोड बन जाता है और एक ये थर्ड नोड बन जाता है, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस इस पॉइंट की बजाय मैं ये चूज़ कर लेता हूँ तो मेरे पास नॉन रेफरेंस 1, 2 और 3, तो हर केस में ना 3 मतलब के नोड ना उस तरीके से हमें नज़र आते होते हैं। तो खैर हम अभी क्या करते हैं, कौन सी जगह के ऊपर हम रख लें, हम लेट से यहाँ पे रख लेते हैं। ये जनाब हमारे पास ग्राउंड है, ये नोड हमारे पास 1 है जिसके क्रॉस वोल्टेज जो है हमारे पास V1 है, V1 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज V2 हो गई और यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज V3 हो गई। तो अब इस पूरे के अंदर अगर हम लोग देखें ना कि जी हमारे पास कहाँ पे जाके सुपर नोड लगता है, तो सुपर नोड हमारे पास लगेगा यहाँ से इस पूरे हिस्से की तरफ, इस पूरी ब्रांच की तरफ लगेगा। अच्छा, यहाँ पे बल्कि जो V1 है ना, ये भी क्योंकि हमने इसको ग्राउंड कंसिडर किया था तो ये V1 की वैल्यू हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी जो कि होगी 6 वोल्ट्स। तो एक्चुअली हमने जिस चीज़ की तरफ सॉल्व करना है ना, तो वो हमारे पास यही दो नोड्स जो है ना बेसिकली आते हैं। और उसके अंदर भी जो है ना फर्दर इतने यहाँ की वोल्टेजेस हमें पता है, एक इस पॉइंट के ऊपर ही मेन जो है KVL आपके पास जो है ना वो लगेगा। और जो ये V2 और V3 वाला जो चक्कर है ना, यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कर देते हैं, ठीक है। ये बल्कि ये वाला हिस्सा भी साथ ही एक तरह से कर लें, सुपर नोड के कैटेगरी के अंदर आ जाता है हमारे पास, ठीक है जी। कि इधर से कितना करंट जा रहा है वो हमें नहीं है सच उस तरीके से पता। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक पॉइंट रह गया, इधर करंट्स की डायरेक्शन हमने चूज़ करनी है। तो हम कहते हैं अच्छा, इन्होंने ये ना ऊपर का प्लस करके और नीचे का ये माइनस करके किया हुआ है, तो ये इस रेफरेंस से -V ये बन जाएगा। पर लेट से हम लोगों ने करंट की अब डायरेक्शन लेनी है। मैं कहता हूँ कि जी करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है, क्योंकि इसने रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज इस तरह की पूछी है। यहाँ से भी करंट ऐसे फ़्लो कर रहा है, यहाँ से भी जो है करंट ऐसे ही फ़्लो कर रहा है। और ये सुपर नोड की अगर हम अगली जगह के ऊपर देखते हैं, ये सारे के सारे करंट आ रहे हैं हमारे पास। तो जो एक करंट हमारे पास अगली डायरेक्शन में जा रहा है ना, वो ये वाला करंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको हमने V3 कहा हुआ है, ठीक है। तो हम ये वाला लगाते हैं कि कितने करंट इस नोड की तरफ आ रहे हैं, तो वो मेरे पास आ जाएगा जी 0 माइनस V2 ओवर 3 ओहम प्लस सेकंड क्या आ रहा है 6, ये वाला हमारे पास 6 है इसलिए 6 माइनस V2 ओवर 2 ओहम, और
और यहाँ पर से क्या आ रहा है, प्लस 6 माइनस V2 ओवर 6 ओहम इज़ इक्वल टू, ये सारे के सारे करंट इस सुपर नोड की तरफ आ रहे हैं और जो बाहर को करंट जा रहा है वो हमारे पास होगा अपना V3 ओवर 4, V3 ओवर 4। ठीक है, तो ये टोटल करके हमारे पास जो है ना इस तरह का ये एक इक्वेशन आ जाती है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है इस सुपर नोड के अंदर से आएगी, जो कि बनती है कि V3, अगर आप देखें ना कि यहाँ पे जो वोल्टेजेस जिस तरह से हमने की हुई है, V2 के लिए जो है ना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, V एक और पोलैरिटी के साथ ना डिटरमिंड है वोल्टेज का। ठीक है, तो ये प्लस माइनस V2 इस तरीके से है और ये प्लस माइनस V3 जो है इस तरीके से है। तो अगर हम कोई भी लूप लगाएं, लेट से इस डायरेक्शन में लगाते हैं, तो सबसे पहले इस V2 का क्या आता है, नेगेटिव साइन, माइनस V2, इसका भी क्या आता है, माइनस साइन, माइनस ये 14 वोल्ट्स है, और ये आता है प्लस V3 इज़ इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है दूसरे केस में कि जी V3 माइनस V2, ये नोट माइनस ये वोल्ट 14 वोल्ट के बराबर है। सीधा नज़र आ रहा है हमें, इसमें क्या ऐसे, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 सारों का कॉमन है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा माइनस 4V2, 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 इंटू 6 36, माइनस 6V2, 12 से मल्टीप्लाई किया है 2 से करके, प्लस 12 माइनस 2V2 इज़ इक्वल टू 12 से किया था 3V3, तो ये सारा कुछ हम अगर इसको करते हैं जी, 36 प्लस 12 48, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 V2 इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर होगा, 3V3। इस सारे को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करें इसको तो ये मेरे ख्याल में 16 आता है, माइनस 4 V2 इज़ इक्वल टू V3। तो ये आपके पास एक्चुअली जो है ये पहला रिलेशन है जो मैंने आधा निकाल के छोड़ दिया था और फिर अगली साइड के ऊपर मूव कर गया था। अच्छा जी, अब ये एक रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, तो इधर से करते हैं V3 की वैल्यू निकाल के इस तरफ प्लेस कर देते हैं। V3 की वैल्यू क्या आएगी, V2 प्लस 14, ठीक है, ये इसके बराबर है। इसमें से हम फिर क्या करते हैं, इस 4V2 को अगली तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5V2, और ये अगली तरफ ले जाते हैं तो ये आ गया G2, ठीक है। 4 को इस तरफ ले आए हम लोग, तो ये हमारे पास, हाँ ठीक है, ये आ गया। और इसका मतलब है कि जो V2 की वैल्यू है वो हमारे पास आती है माइनस प्लस 2/5 इज़ इक्वल टू 0.4 वोल्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फिर से एक गलती होगी कि जी ये इस तरह से कोई मसला है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे गलती नहीं हुई, ठीक है। कैसे नहीं हुई गलती, V2 की हमने पोलैरिटी किया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, और यहाँ पे जो V है वो कैसे डिफाइंड है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, जिसका मतलब है कि V इज़ इक्वल टू माइनस V2। अब ये एक चीज़ है कि अगर आपने पोलैरिटी इसको ग्राउंड रख के किया होता, नोडल एनालिसिस लगाते, तो ये शायद एंड पे ये एक्स्ट्रा एक स्टेप ना करना पड़ता, ठीक है।
तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि जिसने प्रॉब्लम बनाई है उसने बनाई इसलिए थी कि आप नीचे रेफरेंस ग्राउंड लगाएं। पर यहाँ पे पूरा करने का मकसद ये था कि आप किसी और पॉइंट पे भी रेफरेंस अगर ले लेंगे तो भी आपके आंसर ठीक आते हैं। ये वैसे और इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है जहाँ पे हर जगह मैं इस तरह का ये उल्टा तरीका नहीं यूज़ करूँगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन आमतौर पे नॉर्मली हर एक के ज़हन में आता है कि जी ये मल्टीपल पॉइंट्स का कॉमन नोड है। इधर जो है 1 2 3 4 ब्रांचेस मिल रही हैं और इधर 1 2 3 ब्रांचेस मिल रही हैं। चार को मिलाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ज़्यादा सिंपल निकल सकती हैं। पर ठीक है, मैंने यहाँ पर से ले लिया रेफरेंस इसको बना के। तो ये आया -V2 के बराबर इज़ इक्वल टू -0.4 वोल्ट, जो कि -400 मिली वोल्ट बन जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 0.4 वोल्ट जो है इसको 1000 मिली वोल्ट पर वोल्ट से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -400 मिली वोल्ट। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, करंट आई। करंट आई इस डायरेक्शन के अंदर लेबल्ड है, तो वो आई की वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास आएगी जी 6 माइनस V2/2। ये किसके बराबर आता है, 6 माइनस V2 की वैल्यू क्या है 0.4, 6 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बचता है, ये हमारे पास आता है 5.6 बाय 2, जो कि हमारे पास आएगा 2.8 एम्पेयर। 2.8 एम्पेयर। तो हमने इसको बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व कर लिया, कैलकुलेटर नहीं हमने यूज़ किया क्योंकि रिलेटिवली सिंपल तरीके से सारा कुछ चल रहा था। तो ये हमने प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो है एक और ये प्रॉब्लम आ रही है, एग्जांपल जो है 3.4, और इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द नोड वोल्टेजेस 1 2 3 4 नोड्स उन्होंने लेबल करके। एक्चुअल प्रॉब्लम में शायद लेबल नहीं थे, ये सॉल्व करते हुए ना जो एग्जांपल्स होती हैं उनमें उसी के ऊपर सॉल्व किया होता है, तो वो सिंगल फिगर ही इस तरह से आई होती है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि एक तो इधर हमारे पास दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हुए हैं और फर्दर क्या है कि एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये ज़रा ना इंटरेस्टिंग किस्म का एक इसका सोल्यूशन मतलब कि बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि जी क्योंकि हम नोडल एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, सुपर नोड्स बना देंगे जहाँ जहाँ वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने जो है अपना इक्वेशंस लिखना और वो वाला सारा काम जो शुरू कर देना। रेफरेंस नोड हमने नीचे ले लिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इधर मीट हो रही हैं, इसको रेफरेंस बनाने से जो है ना फ़ायदा क्या होगा कि V1 V2 V3 V4 जो है ना वो सारे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से ही ईजीली हम वोल्टेज उसके निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इसमें क्या करें, पहले तो आमतौर पे तो ये KCL वगैरह लगाते होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा चलें अभी ये ऐसे ही कर लेते हैं, किसी एक डायरेक्शन में करंट का कर लिया। ठीक है, कि पहले इन जो सुपर नोड्स हैं उनके क्रॉस वोल्टेज हम ले लेते हैं कि क्या आता है। ये लेट से हमारे पास V2 है, ये हमारे पास V1 है, ये हमारे पास V3 है, ये V4 है। तो सुपर नोड हमें क्या बता रहा है कि जी V2 V1 माइनस, याद रखें कि ये प्लस माइनस रेफरेंस के साथ है, तो लूप लगाएंगे। मैं अब वो पूरा बार बार नहीं उस चीज़ को रिपीट कर रहा, आपने बहुत पहले उसको देख लिया हुआ है। V1 माइनस V2, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे है, तो V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 20 वोल्ट। ये हमारे पास एक आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो V3 माइनस V4 इज़ इक्वल टू 3Vx। अच्छा, अब यहाँ पे Vx क्या है, तो ये भी बेहतर है कि ना Vx को हम सिर्फ और सिर्फ पूरी इक्वेशंस नोडल वोल्टेजेस की टर्म्स में लिखें, तो हमें पता चलता है Vx कहाँ लेबल्ड है, यहाँ पे है। Vx किसके बराबर है, V1 माइनस V4 के। Vx इज़ इक्वल टू V1 माइनस V4। तो इसको जो है हम दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू 3 इंटू V1 माइनस V4
तो इससे पूरा रिलेशन डेवलप करते वक्त हमें क्या चीज़ पता चलती है, 3v1 अगली तरफ चले जाना है -3v1, ठीक है जी, -3v1 इधर को आ गया, प्लस हमारे पास v3 है, और ये -3v4 है, इस तरफ -v1 है, -3 जो है ये इस तरफ आके +3 हो जाएगा, +3 -1 तो +2v4। ये सेकंड रिलेशन हमारे पास इस वाले केस में निकल आया, ठीक है, कि v3 -v4 3vx के बराबर था, vx जो है v1 -v4 के बराबर है, वो सारा यूज़ करने के बाद ये सारा कुछ इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अच्छा, अब ये आ गया तो हमारे पास अब दो सुपर नोड्स हैं, दोनों सुपर नोड्स के ऊपर अब ज़रा हम KCL लगाते हैं। इस वाले सुपर नोड पे KCL लगाएंगे तो कितने करंट मूव अवे कर रहे हैं, हमें पता चलता है सारे ही करंट अवे मूव कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, सारे करंट्स को अवे मूव करता हुआ ही हम लिख सकते हैं कि जी v1/2 प्लस 3 नहीं प्लस v1 माइनस v4 v4/3, ठीक है, ये हो गया, प्लस v2 माइनस v3/6, v2 माइनस v3/6, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और ये चौथा करंट एक्चुअली टूवर्ड्स मूव कर रहा था जिसको हम मिस करने लगे थे, इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ 10 एम्पेयर के बराबर आ गई। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3v1 प्लस 2v1 माइनस 2v4 प्लस v2 माइनस v3 इज इक्वल टू 6 से किया था तो ये 60 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व और आगे करते हैं, v1 3 और 2 5v1 हो गया, और प्लस v2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, -v3 और v4 क्या है, -2v4 इज इक्वल टू 60, ये हमारे पास आ गया थर्ड रिलेशन। और यहाँ पे हम जो है अपना जो है एक और KCL लगाएंगे, ठीक है, चौथी इक्वेशन निकालने के लिए, जितने नंबर ऑफ हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से, 4 वेरिएबल हैं तो 4 इक्वेशन चाहिए, 1 2 3, और जब तक चौथी नहीं आएगी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो चौथी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम लगा देते हैं KCL, तो उसके हिसाब से हमारे पास v2 माइनस v3/6 प्लस ये नोड इसकी तरफ मूव कर रहा है और साथ ये मूव कर रहा है, प्लस v1 माइनस v4/3 इज इक्वल टू, ये दो करंट टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, दो करंट अवे हैं, इज इक्वल टू v3/4 प्लस v4/1, ठीक है जी। इन चीज़ों के बराबर आ गया, यहाँ पे भी अब 6 की टर्म है और ये सारा कुछ है, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2v2 माइनस 2v3 प्लस 4v1 माइनस 4v4, ठीक है जी, 4v4 हो गया, इज इक्वल टू 3v3 प्लस 12v4, ठीक है। जिसको ना आगे सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ इन्होंने डायरेक्ट रिलेशन ये चौथा वाला निकाला होगा कहीं ना कहीं,
I5 I6 वाले करंट्स के साथ मेरे ख्याल में यही वाला है शायद 2v1 माइनस 4v1 के साथ कौन सा है रिलेशन। इन्होंने शायद सबसे पहले ये 4v1 वाला, तो इसी के साथ ये सारा करने के बाद ना इन्होंने ये वाला एक शायद रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली I1 I3 I5 I4, हाँ यही वाला रिलेशन है जो कि इन्होंने निकाला। इन्होंने लेबलिंग अगली तरफ की है, मैंने इस तरफ को लेबल किया हुआ था। तो जो है ना वो साइन की पोलैरिटी की डायरेक्शन का ना हिसाब रखना है शुरू से एंड तक। तो खैर ये पूरा करने के बाद ना आपके पास यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ से आगे बुक वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम्स में मैं अपना मेथड फुल्ली यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेन आपने पूरा सॉल्व करके आपके पास जो है ना 4 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब उन 4 इक्वेशंस में से इन्होंने 3 इक्वेशंस ही यूज़ की हैं। द रीज़न बीइंग के एक इक्वेशन हमारे पास रिडंडेंट है। लेट मी सी, इन्होंने यहाँ पे जो है ना ये वाला रिलेशन v1 माइनस वी टू इज इक्वल टू 20 वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ से नज़र आ रहा है कि 1 माइनस 1 20 इस तरह करके कोई नहीं है। तो ठीक है, 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई थी, 3 के साथ इन्होंने 3 वेरिएबल्स पे सॉल्व कर लिया, जिनमें से एक है जी v1 के ऊपर सॉल्व किया इन्होंने, और v3 और v4 के ऊपर सॉल्व किया। v2 इन्होंने इसके ऊपर सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये निकालने के बाद वो उन्होंने कहा कि जी हम सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से ठीक है, आपके जो ये मैट्रिसेस हैं वो 3 की बजाय जो है 4 की बजाय 3 वेरिएबल्स की बन जाएंगी और एंड पे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है, अगर कैलकुलेटर से भी एक्चुअली 3/3 से ज़्यादा की आप नहीं कर सकते। तो उन केसेस में आप ऐसे कर सकते हैं कि जी खाली 3 वेरिएबल्स के साथ लेके सॉल्व कर लें, अगर तमाम इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स की टर्म्स के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो वो आप लेके इक्वेशंस को फुल्ली लिख के जो है आगे सॉल्व किया जा सकता है। वरना अगर फोर्थ वेरिएबल आ जाता है तो फिर वो आप जो है उसको स्किप नहीं कर सकते। मसलन इधर देख लें कि जो ये इक्वेशन है इधर v2 नहीं है, इस इक्वेशन में v2 नहीं है, यहाँ पे जो है ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे v2 आया था, लेकिन ये जो दूसरा v2 का रिलेशन है उसको प्लेस करके इसको उन्होंने जो है कन्वर्ट कर दिया ये रिलेशन लगा के अगले फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो एट द एंड इस तरह से उन्होंने रिड्यूस करके ना सारी इक्वेशंस बना ली जिनमें ना v2 ना आए, और उसको इस्तेमाल करके सॉल्व करना शुरू किया और डिटर्मिनेंट ले लिया जो कि इनके पास आ जाता है -18। फिर डेल्टा 1 क्रैमर्स रूल के तहत -480 आ गया, -3120 840, और इसको आगे जब सॉल्व किया तो 26.67 173.33 और -46.67 वोल्ट्स। अब ये देख लें कि इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर जो वोल्ट्स की जो वैल्यू आ रही है वोल्ट्स में, वो इस तरीके से पॉइंट्स के अंदर जाके आ रही है कि आप ये समझ, अगर आपका ख्याल होगा कि जी सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के अलावा वैल्यूज़ आएंगी और ठीक आंसर आता है, तो इस केस में आप कंफ्यूज रहेंगे और पेपर में आपको नहीं लगेगा कि सही सॉल्व किया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना प्रायोरिटी जो है उसमें जब भी पेपर में आप सॉल्व करें तो वो आपने यही रखनी है कि मेथड को केयरफुली, जितना केयरफुली आप कर सकें इस्तेमाल करते करते जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, रिज़ल्ट तक पहुंच जाएं अगर, और अगली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है। थोड़ी सी जगह आप बेशक आगे छोड़ के उसमें, तो अगर तो टाइम मिल जाए पेपर के एंड के ऊपर तो दोबारा आके वेरीफाई कर लें कि सब ठीक है कि नहीं। अगर सब ठीक है तो ओके फ़ाइन, अगर सब नहीं ठीक है तो उसको करेक्ट करने की जो है ना कोशिश शुरू कर दें, लेकिन है कि पहले बाकी सारा पेपर एक तरह से आपने सॉल्व किया हो, वरना ये टाइम सारा आपका उसमें वेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये एक और जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ गई है जो कि इस में लास्ट वाली है, इसको हम देखते हैं। तो इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे भी देख लें आंसर कितने अजीब अजीब से हैं, ठीक है, वोल्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने सॉल्व करना है, तो जी हम इधर क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक सुपर नोड लगेगा, ठीक है, और इसी तरीके से एक सुपर नोड हमारे पास यहाँ पे लगेगा। तो फ़ाइन, कोई मसला नहीं।
तो इसको सॉल्व करते वक्त अच्छा जी हमें अब और क्या चीज़ है कि ये आई जो है ना ये इसके करंट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से एक और जो है लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ गई। कोई नहीं, रेफरेंस यहाँ पे लगा हुआ है तो हम वोल्टेजेस भी हमारे पास हैं, सुपर नोड्स हमें पता है कि जी एक यहाँ पे सुपर नोड है और एक यहाँ पे है। ये मैंने ना नोड्स को इंक्लूड किए बगैर इसलिए बनाया कि उनकी वैल्यू छुप जाती है तो फिर नज़र नहीं आता। तो इधर हम लगाते हैं, करंट्स की डायरेक्शन देख लेते हैं। लेट्स से इधर को एक करंट जा रहा है, एक करंट इधर को जा रहा है, और ये करंट मैं कह देता हूँ कि जी इस तरफ को जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने जो है पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं इन नोड्स के दरमियान में आपस में क्या है। तो इधर हमें पता चलता है कि जी V1 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 25। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। उसके बाद ये वाला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर से हमें क्या पता चलता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव यहाँ पे है तो V3 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 5I। और I इधर क्या है, I है ये करंट जो कि हमारे पास बनता है I इज़ इक्वल टू V1/2। तो ये रिलेशन बन जाता है V3 माइनस V2 इज़ इक्वल टू 5V1/2, जिसका मतलब है कि जी 2V3 माइनस 2V2 और ये जो V1 है इसको भी इस तरफ अगर हम ले आएँ, बल्कि इसको इन ऑर्डर लिखते हैं -5, बल्कि ऐसे करते हैं सारी टर्म्स ही अगली तरफ ले जाते हैं। इसमें दोबारा एक दफ़ा लिख लेता हूँ इसको मैं। तो वो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे रह गया 5V1 प्लस 2V2, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होके उधर आ रहा है, माइनस 2V3 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना एक सेकंड इक्वेशन का रिलेशन आ गया। ठीक है, सेकंड रिलेशन आ गया हमारे पास। और अगर यहाँ से हमने आगे थर्ड की तरफ मूव करना है तो हमारे पास यहाँ पे भी है KCL की ऑप्शन, इधर भी है। तो हम उधर देखते हैं कि जी कहाँ पे यूज़ करें। लेट से हम V1 के ऊपर करते हैं। तो इधर हमारे पास क्या आएगा कि जी V1 के साथ हम देखते हैं कि जब हम लगाने लगेंगे रिलेशन तो हमने देखना है कि जी यहाँ से ये करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है एक, और अगली साइड से एक करंट इधर आ रहा है, और ये साइड पर इस साइड पे तो हमें फिर नहीं करंट पता। ठीक है, ऐसे ही है ना कि इस साइड से हमें फिर नहीं करंट पता। तो इसका मतलब है कि जो हमने सुपर नोड अपना लगाना है वो सिर्फ इतना नहीं, वो हमारा सुपर नोड जो है यहाँ से पूरा लगेगा, और जब यहाँ से पूरा लगेगा तो वो इसको भी अपनी लपेट में ले लेगा। ठीक है, तो हमारा जो सुपर नोड है वो ये पूरा का पूरा सुपर नोड बन गया। और जब ये पूरा सुपर नोड बन गया है तो जो रिमेनिंग केस में जो हमारे पास रिलेशन आता है, इस सुपर नोड की तरफ कितने करंट आ रहे हैं, 0। इससे अवे कितने जा रहे हैं, V1/2 प्लस V2/4 प्लस V3/3, जिसके अंदर अगर हम इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करें, फिर 12 से करना पड़ेगा। 12 से करें, 8 से, 9 से नहीं, 12 से कर लेते हैं। 0 इज़ इक्वल टू 6V1 प्लस 3V2 प्लस 4V3। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई किया, 6V1 प्लस 3V2 प्लस 4V3 हमारे पास जो है 0 के बराबर आ गया। तो अब हमारे पास जो है एक पहला रिलेशन V1 और V2 के दरमियान में आ रहा है, सेकंड रिलेशन हमारे पास ये वाला आ रहा है, और थर्ड रिलेशन हमारे पास ये वाला आ रहा है।
तो इस केस में हमारे पास ना एक जो मैट्रिक्स बनती है रिजल्टेंट, वो हमारे पास कितने वेरिएबल की बनती है? वो मैट्रिक्स हमारे पास बनती है तकरीबन ना 3 वेरिएबल्स के हिसाब से। लेकिन अगर हम चाहें इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि V1 और V2 का हमें रिलेशन पता है, तो इसमें लेट से अगर मैं इधर से V1 निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दूँ और यहाँ पे प्लेस कर दूँ, तो ओवरऑल जो है ना मेरे पास 2 वेरिएबल्स की जो है इक्वेशन रह जाएगी। तो ये वाला काम हम करके देखते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अगर तो आपके पास कैलकुलेटर अच्छा है और सारा कुछ आप उसी तरीके से कर सकते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर नहीं है तो ये एक मेथड जो है ना ये आपको थोड़ी सी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं लेट से कलर भी इसका डिफरेंट कर लेते हैं, ब्लू वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है मेरे पास कि जी V1 इज़ इक्वल टू 25 प्लस V2। तो यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ V1 की जगह जो है ये वाली वैल्यू। तो क्या आता है मेरे पास 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 5V2, 5 के साथ 2 को ऐड कर दिया मैंने, 7V2 माइनस 2V3 इज़ इक्वल टू 0। दूसरे केस के अंदर अगर हम इसी तरह करते हैं और 6 प्लेस करते हैं तो 25 इंटू 6 होता है 150, 150 प्लस 6 और 3 9, V2 प्लस 4V3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आप देखें कि जो आपके पास इतने लेंथी किस्म की जो है वो 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन बन रही थी, बाय एलिमिनेशन आपने उसको रिड्यूस कर दिया 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो इससे अगर मैं मैट्रिसेस बनाऊं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या बनेगी, वेरिएबल लेट से मैं ऊपर रखता हूँ V2, नीचे रखता हूँ मैं V3। आंसर वाले के केस में यहाँ से अगली तरफ इसको ले जाते हैं तो ये -125 हो जाएगा, इसको अगली तरफ लेके जाते हैं ये -150 हो जाएगा, और यहाँ पे है ये 7 -2, और इस केस में है ये 9 और 4। अच्छा जी, अभी ये जो है कि ज़रा टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेटर के ऊपर पहले ही ये सारी वैल्यूज़ जो हैं प्लेस करके तो इसको कर लिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ मैट्रिक्स ए जो हमारे पास है वो है 7 -2, नीचे 4 है और इस साइड के ऊपर 9 है। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स हो गई। और जो मैट्रिक्स हमारे पास है बी, वो मैंने रखा है -125 और नीचे 150। तो ये सब रखने के बाद जब मैं करता हूँ शिफ्ट मैट्रिक्स ए का इन्वर्स लेके शिफ्ट मैट्रिक्स बी, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाता है -17.391। तो इसका ना आमतौर पे ये लिखने के बाद आप ना इन्वर्स लिख दिया करें कि जी इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करके आगे ले रहे हैं। अच्छा, तो वैल्यू क्या आती है जी, V2 हमारे पास आता है -17.39 वोल्ट, V3 कितना आता है, वो हमारे पास आता है 1.63 वोल्ट। पर अब यहाँ पे चीज़ आती है कि अगर ये दोनों ये हैं तो V1 क्या होगा। तो V1 हमारे पास था कि ये चीज़ +25, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाते हैं ठीक है, कंप्यूटेशनल के अंदर, और यहाँ पे हम लिखते हैं -17.39 प्लस 25 इज़ इक्वल टू 7.61 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यही वाला जो रिज़ल्ट है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से करके हमने जो है इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर लिया।
ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जी हमने स्टार्ट किया, लॉजिकल स्टेप्स के साथ हम चले। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं आपको मैंने ये बताया कि जी इन दोनों को इकट्ठे करना है। मैंने पहले इसी तरह स्टार्ट किया कि जी ये V2 है, ये V1 है, हम चलें एक इधर बना लेते हैं, एक इधर बना लेते हैं। लेकिन जब हमने लगाना शुरू किए केसीएल तो हमें पता चल, क्योंकि इन तीनों नोड्स का आपस में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, इस नोड के मुकाबले में ये वोल्टेज हमें पता है कितनी है और ये वोल्टेज हमें पता है कितनी है। और वोल्टेज सोर्स होने की वजह से किसी भी इनमें से किसी के अंदर भी एग्जैक्ट करंट हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है इन सारों को इकट्ठा करके आपके पास सुपर नोड एक बनेगा। ठीक है, सुपर नोड आपकी मर्ज़ी है, ना भी कहीं पे एग्जैक्ट ज़रूरत पड़े आप तब भी बना के जो है अपने सोल्यूशन को बेहतर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि वोल्टेज सोर्स हो तो फिर ही आप कहें कि जी सुपर नोड लगाना है। ये आपके ऊपर है, आप किसी और प्रॉब्लम में, लेट से ये पिछली प्रॉब्लम है जिसमें सुपर नोड ना लगता हो, आप यही को पकड़ लें और आप कहें कि जी कोई और ज़रा सिंपल लेते हैं जहाँ तक है ना, हाँ ये वाला केस है। लेट से आप इसमें कह सकते हैं कि जी मैं कहूँ कि जी ये सुपर नोड है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा पैरेलल नोड्स। ठीक है जी, तो इसमें से कि जी कितना करंट इधर को आ रहा है, कितना करंट इधर से बाहर जा रहा है, कितना करंट अगली तरफ से है, तो वो एक सुपर नोड के तौर पे आ सकता है। आपके ऊपर है, जहाँ मर्जी आपने चाहें तो सुपर नोड कर सकते हैं, लेकिन जितनी भी ब्रांचेस बाहर निकल रही हैं और अंदर आ रही हैं उनका करंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अभी हमने जो है पूरा जो है वो देख लिया है नोडल एनालिसिस को, तो अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एनालिसिस जो कॉमनली यूज़ होता है, जिसको कहते हैं मैश एनालिसिस। ठीक है, ये भी आपके बुक के जो थर्ड बुक के अंदर से बुक के थर्ड चैप्टर के अंदर से है। तो अब जो मैश एनालिसिस है जनाब, ये क्या चीज़ है? मैश एनालिसिस क्या करता है, एक जनरल प्रोसीजर आपको बताता है कि किसी सर्किट के अंदर जितनी छोटी से छोटी जो लूप्स नहीं बन रही होती, ठीक है, कि आपके पास जनाब एक इस तरीके से मल्टीपल बने, आप चाहें तो लूप्स आप जो हैं इधर बना लें या एक बड़ी लूप भी बना लेते हैं, लेकिन मैशेस का मतलब है कि सबसे छोटी ऐसी लूप जिसके अंदर ना कोई और एडिशनल जो है ब्रांच इंटरनली ना उसके अंदर आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दो आपके पास मैशेस बनेंगी, और ये तीसरी जो है इसको हम बड़ी जो है इसको मैश की बजाय लूप कहेंगे। तो मैश का मतलब है छोटे तरीन जो है स्मॉलेस्ट लूप। ठीक है, तो हम जो है मैश करंट्स उसके अंदर हर जो छोटी लूप है उसके अंदर निकालेंगे यूजिंग मैश करंट्स इंस्टेड ऑफ एलिमेंट करंट्स एज सर्किट वेरिएबल्स। अब जैसे हमारे पास था कि जी नोडल एनालिसिस के केस में हम कह देते थे कि जी कोई भी एलिमेंट है, मल्टीपल एलिमेंट्स लगे हैं, तो उनके अक्रॉस हमने जो है वोल्टेज अक्रॉस निकालने की बजाय कि जी ये V1 है, हमने कहना था कि जी ये और जो ये वाला है हमारे पास इन नोड्स के ऊपर क्या वोल्टेज है, V1 और V2। हालांकि हमें पता है कि नोड पे ऐसे नहीं एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज जो है वो मेन जनरेट होनी होती है, लेकिन हम नोड्स पे निकाल के सॉल्व करके फिर उसके क्रॉस निकाल लेते हैं एलिमेंट के क्रॉस। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ये करंट मेथड है मैश एनालिसिस का, इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर छोटी जो ब्रांच है उसके अंदर करंट निकालते हैं कि जी कितना होगा अगर वो आइसोलेटेड तरीके से उस मैश ने ऑपरेट करना हो, और फिर उनके प्लस माइनस करके जो है हम एलिमेंट्स के क्रॉस करंट निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये कन्वीनियंट होता है, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ इक्वेशंस जिनको सॉल्व करना है। रिकॉल दैट अ लूप इज़ अ क्लोज्ड पाथ विद नो नोड पास्ड मोर देन वंस। ठीक है जी, लूप के अंदर एक नोड को जो है ना मल्टीपल टाइम आप पास नहीं करते, उसको कहते हैं अ मैश इज़ अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। मतलब कि एक मैश जो है वो ऐसी लूप है जिसके अंदर से कोई और छोटी लूप एग्जिस्ट ना कर रही हो। ये मैं आगे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ। जी हाँ, चलें इसी के अंदर देख लेते हैं। मसलन जो है ये हमारे पास एक मैश है, ये हमारे पास एक मैश है, ये एक मैश है, ये एक मैश है और ये एक मैश है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जनाब जो ये वाली चीज़ है तो ये मैश नहीं, ये लूप हो सकती है लेकिन मैश नहीं इसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना इंटरनली एक और छोटी जो है लूप या मैश एग्जिस्ट करता है। तो एक मैश वो है जिसके अंदर कोई और
जो है ना सब पोर्शन उसका एग्जिस्ट ना करे। अच्छा जी, तो इसके अंदर क्या था फिर हमारे, जैसे नोडल एनालिसिस केसीएल लगा के हम वोल्टेजेस फाइंड करते थे, मैश एनालिसिस के अंदर हमने केवीएल निकाल के जो है अननोन करंट्स को जो है वैल्यूएट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक फर्दर क्या चीज़ है कि जैसे नोडल एनालिसिस ना हमारे पास काफ़ी एक जेनेरिक फॉर्म है सॉल्व करने के लिए, तो उसके मुकाबले में जो ये मैश एनालिसिस है ये इतना जेनेरिक नहीं है, क्योंकि नोडल एनालिसिस जिस तरह का मर्जी सर्किट हो आप हमेशा उसके ऊपर कहीं ना कहीं से निकाल लगा सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जो मैश एनालिसिस है वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ प्लेनर सर्किट्स के ऊपर जो है ना अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये प्लेनर सर्किट क्या है? अब प्लेनर सर्किट वो हमारे पास सर्किट है जिसको एक प्लेन के अंदर ड्रॉ किया जा सके विदाउट एनी ब्रांचेस क्रॉसिंग वन एंड अदर, अदरवाइज इट इज़ अ नॉन प्लेनर सर्किट। फॉर एग्जांपल आमतौर पे क्या होता है कि जी ये मैंने इस तरह से करके बना रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक है। तो अब इधर से क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट आ रहा है, तो मैं इस तरह से एक इंटरफेस बता दूंगा कि जी ये इसको क्रॉस करके इसके ऊपर से जा रहा है एलिमेंट, और जनाब ये इस तरह से सर्किट में बन रहा है, यहाँ पे भी एलिमेंट लगा है। तो ये इस तरह का जो क्रॉस ओवर है ना ये प्लेनर सर्किट नहीं है, ये 3D में आप व्यू कर सकते हैं कि जैसे उसके ऊपर से जो है ना एलिमेंट गुजर रहा है। तो जब तक इस तरह की शेप के अंदर होगा तो आप मैश कैसे निकालेंगे? ऐसे तो नहीं आप करेंगे, क्योंकि इसका तो कनेक्शन ही इधर नहीं है, ये तो मैश इसके ऊपर से जाके आएगा, तो जब इसके ऊपर से जाके आएगा तो आपको लगेगा बीच में एक लूप है। तो इसलिए जो है ना प्लेनर सर्किट्स के ऊपर इसको किया जा सकता है, या उन सर्किट्स के ऊपर जिनको प्लेनर सर्किट्स में कन्वर्ट किया जा सके, लेकिन नॉन प्लेनर सर्किट्स पे अप्लाई नहीं होता। अब ये एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये एक प्लेनर सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन देखें कि ना ये इसके ऊपर से गुजर रही है तार, तो आप तो कहेंगे कि जी ये ऊपर से तार गुजर रही है तो नॉन प्लेनर होना चाहिए, लेकिन इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है, एक्सपेंड कैसे हम करें कि इसके अंदर जो ये 8 ओम का रजिस्टर है इसको ऐसे कर दिया हमने, ये जो 7 ओम का रजिस्टर है इसको ऐसे कर दिया, और हम देख रहे हैं कि जो ये 6 ओम का और 5 ओम का है ना, तो ये 6 ओम का हम यूं लगा दें, और 5 ओम का जो है हम अगर यूं रजिस्टर लगा दें ना, तो ये हमारे पास प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे इधर देखें कि कोई क्रॉस ओवर उस तरह का नहीं आ रहा, तो इसलिए इस सर्किट को जो है ना हम प्लेनर सर्किट ही कहेंगे, क्योंकि इसको इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है जिसमें कोई हमारे पास जो है क्रॉस ओवर जो है एक तार के ऊपर से दूसरी तार जो है ना वो करके ड्रॉ ना करना पड़े। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे ठीक है जी ये तो हो गया, लेकिन अब एग्जांपल उस चीज़ की कहाँ है कि हमारे पास जहाँ पे पॉसिबल ना हो सर्किट को इस तरह से रीड्रा करना। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास है नॉन प्लेनर सर्किट, जैसे कि ये वाला है। अब ये एक देख लें, ये 3D आप एक ना डब्बा इस तरह का इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, कि ये एक ना बॉक्स आपके पास है, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर जो है ना यहाँ पे भी एलिमेंट लगे हुए हैं, ये मतलब स्ट्रेट इस तरीके से आपके पास जो है ना बना हुआ है डब्बा। ये हिडन लाइंस आप लोगों ने अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की है, कर रहे हैं बल्कि, तो उसके अंदर ये इमेजिन करें कि ये हिडन लाइंस हैं उसकी, ठीक है। तो ये पीछे से उस तरीके से गुजरा है। अब अगर आप जो है इस क्यूब के इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये किया हुआ है, तो अब ये जिस तरह मर्जी आप ड्रॉ कर लें किसी प्लेन के ऊपर, ये क्रॉस ओवर के बगैर नहीं हो सकता। और आप खुद भी इमेजिन करना चाहें कि जी अच्छा इधर से करंट इधर आया, तो अब कौन सा रास्ता आप लेंगे कि आप ये मैश ड्रॉ कर सकें? आप अगर इधर से करके यहाँ से करके आएंगे तो उसके अंदर तो और काफ़ी सारी लूप्स और चीज़ें आ जाएंगी। ये इस मैश के अंदर भी है, ये अगली मैश के अंदर भी है। तो ये एक ना नॉन प्लेनर किस्म का सर्किट है, उनके ऊपर जो है आपके पास मैश एनालिसिस नहीं लगता, ठीक है। इस केस में नहीं आप मैश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपके पास ऐसी इक्वेशंस नहीं आएंगी कि वो प्रॉपर्ली सॉल्व हो सकें। लेकिन इस बुक के अंदर जो है ना सो फार वो इस तरह का नॉन प्लेनर सर्किट्स को नहीं
मैश एनालिसिस के लिए सिखाएंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये चीज़ लेकिन याद रखें कि इस केस में भी नोडल एनालिसिस लग सकता है। हर नोड को लेबल करें, जितने करंट नोड की तरफ आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो है मैश एनालिसिस के थ्रू इसी सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो नोडल एनालिसिस इज सुपीरियर टू द मैश एनालिसिस। To understand mesh analysis, we should explain more about what is a mesh. A mesh is a loop which does not contain any other loops within it. ठीक है, जो most smallest possible जो loop है वो है। फॉर एग्जांपल ये एक मैश है, ये सेकंड मैश है, लेकिन जो ए बी सी डी ई एफ ए जो यहाँ पे लिखा है वो हमारे पास मैश नहीं है, बल्कि एक सिंपल लूप बनेगी। ठीक है, तो ये एक इसके दरमियान में जो है ना फ़र्क है। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब बेशक जो है अल्दो इज़ अ लूप एंड नॉट अ मैश, केवीएल स्टिल होल्ड्स। किसी भी जो है लूप के ऊपर देखें केवीएल आपके पास जो है वो अप्लाई उधर हो सकता है, इसीलिए अक्सर इसको जो है ना लूप एनालिसिस भी कह देते होते हैं मैश एनालिसिस की बजाय। अच्छा जी, तो हमने अब जो है मैश एनालिसिस के साथ जो है सर्किट किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो जो मैश एनालिसिस हमारे पास है उसके अंदर क्या काम होगा कि आपने जो है जितने भी आपके पास मैशेस वाला एरिया है ना, आप उसमें करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन ले लेंगे। लेट से मैं ये वाली डायरेक्शंस क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज है, कोई भी ले सकते हैं। और आप उसमें कह देंगे कि जी इसमें करंट I1 मूव कर रहा है और इसमें करंट I2 मूव कर रहा है। ये मैश करंट्स हैं, एक्चुअल फुल फ्लैश्ड करंट ये नहीं मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या आपने करना है, जैसे नोड्स को लेबल करते थे ना और नोड्स पे वोल्टेज, तो हर मैश में आपने कहना है कि जी इतना करंट मूव कर रहा है। ठीक है, और कोई ना कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन आपने ले लेनी है। यही चीज़ जो है यहाँ पे भी लिखी है। The first step requires that mesh currents I1 and I2 are assigned to meshes 1 and meshes 2. Although a mesh current may be assigned to each mesh in an arbitrary direction. आप जो है ना किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। आप इसको कह दें इधर को है और इसको कह दें कि जी यहाँ पे है। लेकिन आमतौर पे क्या किया जाता है कि सारे के सारे करंट्स को क्लॉकवाइज कंसिडर करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी जगह के ऊपर जो है वो मैश करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो कोई मसला नहीं। नेगेटिव आने का मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में था, तो आप अपने रिजल्ट्स में करेक्ट कर देते हैं। तो अब जो सोल्यूशन है ना इसका, वो डिपेंड नहीं करता कि आपके पास करंट को जो है आपने किस डायरेक्शन के अंदर लिया हुआ है। यहाँ पे कोई रेफरेंस ग्राउंड और उस तरह की चीज़ आपको नहीं करनी होती। ठीक है, और आप डायरेक्टली जो है इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैश करंट्स का ताल्लुक है तो वोल्टेजेस एज सच उस तरह से नहीं, आपको ग्राउंड जो है वो नहीं चाहिए। नोडल एनालिसिस में आपको रेफरेंस ग्राउंड चाहिए होता है। ये आपने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस यहाँ पे बड़ी इक्वेशन है, इसी को देख के कर लेते हैं। जब ये हमारे पास आ गया तो जी इस लूप के अंदर जो मैश का जो करंट है ना, इसकी डायरेक्शन में आप अज्यूम करें I1 करंट आपके पास फ्लो कर रहा है। स्मॉल I1 यहाँ पे यूज़ किया है, स्मॉल I2 मैश करंट्स के लिए, और बाकी भूल जाएं ये कैपिटल I कैपिटल जो लिखे हुए हैं। और आप ना इधर सिंपली जो है KVL लगा दें। KVL हम लगाते हैं जी, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन है, यहाँ पर से भी ये प्लस साइन है। तो हमारे पास KVL में क्या आएगा, V1 माइनस V1 प्लस I1 R1। अच्छा, अब यहाँ पे ख्याल रहे कि आपने जो मैश का करंट है ना वो मल्टीप्लाई करना है जी, बाकी करंट्स को नहीं अभी कंसिडर करना जो भी हों। हमारे पास ये आ गया जी I1 R1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, प्लस माइनस, ये प्लस के साइन के साथ था, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस I1, क्योंकि I1 करंट इधर से इस तरफ को फ्लो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ I1 करंट नहीं है, ये जो सेकंड मैश है उसकी वजह से भी एक करंट इधर फ्लो कर रहा है। और ये अगर I1 इस डायरेक्शन में है तो ये I2 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, I1 टॉप टू बॉटम जा रहा है और ये ऊपर को आ रहा है, तो I1 माइनस I2
R3 इज इक्वल टू 0। तो मतलब कि हमारे पास जो रिलेशन आएगा ना वो ये आएगा कि यहाँ से लेके इधर तक आपने सारे जो है ना मैश करंट के साथ रेजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं तो दूसरे का मैश करंट उसमें से डायरेक्शन के हिसाब से देखना है। अगर इसकी डायरेक्शन मैंने ये रखी होती तो ये I1 प्लस I2 हो जाता, पर क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज रखी हुई है तो उसकी वजह से जो है ये सब्ट्रैक्ट उसमें से हो रहा है और ज़ीरो के बराबर है। इसी तरह फिर जो है मेरे पास सेकंड जो है यहाँ वाला केस आ रहा है, तो उसमें क्या करते हैं जी, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है हमारे पास। तो इधर से हमारे पास क्या बनता है, नहीं ये प्लस वाला नहीं है, ये नेगेटिव है, इसके माइनस वाला साइन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 R2, और यहाँ से आएगा ये माइनस I2 और I1 ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, माइनस I1 R3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने करना शुरू किया करंट के हिसाब से। यहाँ पे ओरिजिनली जो पोलैरिटी इसकी मार्क्ड है उसकी बेसिस के ऊपर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन से इसको इंक्रीज करके लिख दिया। तो अब जब यही सारा आप जब इधर करते हैं तो आपके पास रिलेशन जो है यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास जो पहला वाला था उस केस में आया था -V1, ठीक है जी, प्लस R1 I1 प्लस R3 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। और सेकंड केस में हमारे पास आया था I2 R2 प्लस V2 ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है प्लस R3, हम इस डायरेक्शन को प्लस ही ले रहे हैं, ठीक है, प्लस R3 I2 माइनस I1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो उसके प्लस माइनस उस तरीके से नहीं आपने लेना, तमाम रजिस्टर्स के क्रॉस आपने उसी तरह कंसिडर करना है कि वो पैसिव एलिमेंट्स हैं और जैसे यही करंट उनमें से ओरिजिनल करंट है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड केस में ये 0 के बराबर आ गया, पहले केस में हमारे पास I1 माइनस I2 था, उस तरीके से आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करके हमने रिलेशन यहाँ पे लिख दिए। अब जब हमारे पास ये रिलेशन निकल आएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करने के लिए उसी तरह जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना है। वो स्टैंडर्ड मेथड्स क्या हैं कि इसकी हम मैट्रिक्स बना देंगे या एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर लेंगे। मैट्रिसेस बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, R1 प्लस R3 और माइनस R3, R1 प्लस R3 माइनस R3 हो गया। और हमारे पास क्या आ रहा है, दूसरे केस में हमारे पास आ रहा है ये R1 R3 माइनस R3 और नीचे आ रहा है R2 प्लस R3 माइनस R3 और R2 प्लस R3, I1 I2 इस तरह आ गया, V1 माइनस V2 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो इसको सारा सॉल्व करने के बाद ना आप मैश करंट्स I1 और I2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे। जब आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपके पास क्या होगा कि जी आप सॉल्व करके आगे निकालना चाहेंगे कि एक्चुअल वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे हमें I1 जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस जो एलिमेंट के क्रॉस सिर्फ और सिर्फ ये मैश का करंट मूव कर रहा है और कोई करंट नहीं है, तो हम लिख देंगे कि जी I1 इज़ इक्वल टू I1। अब ये जो R2 के केस में जो है ना, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास और कोई नहीं है, मैश करंट कोई और ब्रांच इसके साथ नहीं हमारे पास बन रही जहाँ से कोई और मैश गुजर रही हो, तो ये I2 के बराबर हो गया। जबकि हमने I3 के केस में जब हमने करना है तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास ये इसकी डायरेक्शन में जो होगा उसको पॉजिटिव लिखना है I1, और I2 हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हमारे पास जो है उसका रिलेशन जो है ओवरऑल आ जाएगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब आपने जो है पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए और करंट्स निकालने के लिए आपने क्या किया कि मैशेस का करंट सॉल्व कर लिया और हर एलिमेंट के क्रॉस
जो है उन्हीं की बेस पे करंट निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये V1 के अक्रॉस आपने करंट देखना हो कि कितना करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तो वो I1 ही है। और अगर इसमें से आपने इस डायरेक्शन में करंट देखना हो कि कितना फ़्लो कर रहा है तो वो I2 है। और अगर कोई और ब्रांचेस होती तो ये चीज़ इसी तरीके से हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्सिटीज़ में आगे मूव करती रहती। तो ये जो मैश एनालिसिस की जो एग्जांपल है ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कोशिश करेंगे मैश एनालिसिस के सारे आर्गुमेंट और करंट सोर्सेज के साथ वाला सिनेरियो हम जो है उसी में सॉल्व करके ख़त्म करें। तो जो कोई आपके क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं।